नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय सेना ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 5 मेक 2 परियोजनाओं की मंजूरी के आदेश दिए हैं। बता दें कि इन उपकरणों में हाई फ्रीक्वेंसी मैन पैक्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन रेडियो, ड्रोन किल सिस्टम, पैदल इन्फेंट्री ट्रेनिंग वेपन सिमुलेटर, 155 mm टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशन और मध्यम दूरी तक मार करने वाली प्रिसीजन किल सिस्टम शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना मेक 2 के अंतर्गत 43 यानी कि 43 परियोजनाओं का संचालन पहले से कर रही है। इनमें से 17 परियोजनाएं उद्योगों की ओर से खुद से भेजे गए प्रस्तावों के जरिए शुरू की गई है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी की है। 90 रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन जो कि 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन के साथ होंगे और इसे बाय इंडियन कैटेगरी और फास्ट ट्रैक माध्यम से खरीदा जाएगा और इन्हें कल्याणी M4 पर लगाया जाएगा। इसका वजन 185 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, वो भी बिना हथियार के, और इसमें मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले यूनिट, कंटिन्यूअस ऑप्टिकल जूम 20x का होना चाहिए। इसकी 2.5 किलोमीटर रेंज की डिटेक्शन रेंज होनी चाहिए और इसकी 1 किलोमीटर आइडेंटिफिकेशन रेंज होनी चाहिए और ये सिस्टम वीडियो ट्रैक क्षमता के साथ होना चाहिए जो कि टारगेट पर ऑटो ट्रैकिंग कर सकेगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी की है 350 लाइट बुलेट प्रूफ वाहनों के लिए, जिन्हें की बाय इंडियन कैटेगरी और फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से खरीदा जाएगा। इनकी लोड कैरिंग क्षमता 600 किलोग्राम होनी चाहिए और स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ड्राइवर और को ड्राइवर के साथ या अपने साथ फुल्ली इक्विप्ड सैनिकों के साथ बैटल लोड ले जाने में सक्षम होना चाहिए। वाहन की विंडशील्ड और साइड ग्लास स्टैंक 7.62 mm और 5.56 mm राउंड को झेलने में सक्षम होने चाहिए 10 मीटर की दूरी से। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ के चीफ ने कहा कि बीएमडी फेज 2 प्रोग्राम 2025 तक तैयार हो जाएगा, जिसमें कि AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टरों का परीक्षण किया जाएगा। हाल ही में हुए AD-1 लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल जो कि बीएमडी फेज 2 प्रोग्राम का हिस्सा है, वो अब भारत के इराड प्रोग्राम में सहायता करेगा, जिसे कि एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। डीआरडीओ अब दोस्तों 2 नए इंटरसेप्टर मिसाइलों पर काम कर रहा है, ERSAM जिसकी रेंज 200 किलोमीटर होगी और XRSAM जिसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी। यही नहीं, इसके अलावा भारतीय नौसेना बराक 8 के नेवल वर्जन को इराड्स के साथ बदलेगी अपने भविष्य में आने वाले युद्धपोतों पर, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के साथ ही काम करेंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, अडानी डिफेंस सिस्टम ने अब अपने आर्म्ड वेरिएंट वाले ड्रोन की पेशकश की है इंडियन आर्म फोर्सेस को, जो कि हर्मिस 900 यूएवी पर आधारित होगा। कहा जा रहा है कि ये जो सशस्त्र ड्रोन है उसका इंड्योरेंस टाइम 36 घंटे का होगा। ये 350 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा, जिसमें कि ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर्स, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सेंसर्स, इसके अलावा कम्युनिकेशन जैमिंग सिस्टम्स, हाइपर स्पेक्ट्रिकल सिस्टम, लार्ज एरिया स्कैनिंग सिस्टम और दूसरे कई पेलोड ले जाने में। मैं आपको बता दूं कि अडानी डिफेंस पहले ही डीआरडीओ के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के तौर पर भी काम कर रहा है, जिसके तहत डीआरडीओ एक यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन को बना रहा है, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है और ये स्टैटिक और जो मूविंग टारगेट्स होते हैं उनके खिलाफ प्रभावशाली है। अडानी डिफेंस का कहना है कि वे हर्मिस 900 ड्रोन में स्वदेशी सामग्री को अधिक से अधिक लगाएंगे। इसके लिए वो डीआरडीओ के साथ फिर से कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिकी फर्म जनरल इलेक्ट्रिक एशिया पैसिफिक के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को नए इंजन को बनाने के लिए अपना प्रस्ताव भेजा है, जिसे कि AMCA Mark II पर लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो नया इंजन बनाया जाएगा भारत के साथ मिलकर, वो 116 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन का डेरिवेटिव होगा F414 GE400 इंजन के आधार पर। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को वो सभी तकनीकें देंगे जो उन्होंने मांगी है, जिसमें कि कोर इंजन की तकनीक भी शामिल है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, कोर इंजन की तकनीक अमेरिका अब देने को राजी हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनरल इलेक्ट्रिक की बेंगलुरु में जो जॉन F. विश टेक्नोलॉजी सेंटर है, वो AMCA Mark II जेट इंजन प्रोग्राम के लिए कटिंग एज तकनीक को विकसित करेंगी। दोस्तों, ये बात तब सामने आई है जब अभी हाल ही में HAL और जनरल इलेक्ट्रिक 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के F414 INS-6 इंजन को भारत में बनाने की बात कर रहे हैं, जिसे कि तेजस Mark II, AMCA Mark I और टेडबिया फाइटर जेट्स में लगाया जाएगा। हालांकि अमेरिका क्या शर्त भारत के सामने रखता है, कितनी कीमत वो इस कोलैबोरेशन के लिए मांगता है, ये सारी बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये भी मायने रखता है कि कल को भारत के अगर अमेरिका के साथ संबंध खराब भी होते हैं तो भारत के पास राइट्स होने चाहिए इन इंजनों को बेचने के। तो चीजें बहुत सारी हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पर बातचीत की जानी बाकी है।
बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना ने आपातकालीन शक्तियों के तहत फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के जरिए 120 लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कि सुसाइड ड्रोन के साथ हवा में मार करने में सक्षम प्रणालियों के 10 सेट की खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है। दोस्तों इससे पहले 750 ड्रोन की खरीद के लिए भी एक टेंडर जारी किया गया था और उससे पहले भी दोस्तों 1000 निगरानी कॉप्टरों की खरीद के लिए भी टेंडर जारी किया गया था, क्योंकि दोस्तों भारतीय सेना चाइना के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती है और ये वजह कि भारत अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि नई डिजिटल पैटर्न वाली लड़ाकू वर्दी के डिजाइन और ट्रेडमार्क का स्वामित्व हासिल करने वाली जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई है। सेना वर्दी पर सेना का अब एकाधिकार हो चुका है। अब इसे कोई अवैध तरीके से ना तो बना सकेगा और ना ही उन्हें बेचेगा। अगर ऐसा करता है तो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होगी। और यही नहीं दोस्तों, भारतीय सेना वर्दी के डिजाइन को लेकर नागरिक अदालत में भी मुकदमा दायर कर सकती है और पेटेंट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक बड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि नई पैटर्न की वर्दी के 50,000 सेट कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के माध्यम से पहले ही खरीदे जा चुके हैं। सेना के जूनियर कमीशन अधिकारियों के लिए 11.70 लाख सेटों की थोक खरीद भी की जा रही है और एक वर्दी का जो तकनीकी जीवन है वो 15 महीने होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि इंडोनेशिया को लेकर आ रही है। दोस्तों इंडोनेशिया अब 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को बनाने जा रहा है। इस बारे में हाल ही में इंडो डिफेंस 2022 में इसका मॉकअप भी प्रदर्शित किया गया है। इसका नाम I-22 सिकाटन है। ये 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। बता दें कि ये जो I-22 सिकाटन है ये साब के JS ग्रिपेन के आधार पर होगा। साथ ही इंडोनेशिया की तरफ से कहा गया है कि इसका कम रडार क्रॉस सेक्शन का डिजाइन है जो कि इसकी स्टेल्थ विशेषताओं को बढ़ाने का काम करेगा। इसीलिए इसमें बड़े पैमाने पर कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसके 2 वेरिएंट आएंगे, एक कैनार्ड विंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा और एक बिना कैनार्ड के। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों आपको मालूम है कि तुर्की ड्रोन तकनीक में काफी महारत हासिल कर चुका है। अब उसने अपनी नौसेना के लिए भी ड्रोन बनाने शुरू कर दिए और ऐसे में अभी हाल ही में तुर्की ने अपने MIR नेवल सरफेस ड्रोन को प्रदर्शित किया है। तुर्की की तरफ से कहा जा रहा है कि यह सतह से पनडुब्बियों से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया एक मानव रहित नौसैनिक वाहन है। तुर्की की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके 3 वेरिएंट आएंगे जिसका इस्तेमाल ऑटोनोमसली, रिमोट कंट्रोल और चालक दल के साथ किया जा सकता है। साथ ही इस MIR में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता होगी और टर्की के द्वारा बनाए गए सोनार और मिसाइल्स का पैकेज भी इस पर लगा होगा। ये जो MIR है ये एक बड़े एरिया में ऑपरेशन कर सकता है जिसमें कि मल्टी फंक्शनल वॉरफेयर इंस्ट्रूमेंट भी लगे होंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अभी हाल ही में एक ओपन सोर्स एनालिसिस के द्वारा कहा गया है कि उन्होंने चाइना की रिसर्च और मिसाइल ट्रैकिंग वेसल युआंगवांग 6 को हिंद महासागर में प्रवेश करते हुए देखा है, जिसका मतलब दोस्तों अब साफ है कि चाइना का ये जो स्पाई वेसल है वो भारतीय समुद्र और भारतीय मिसाइल टेस्ट का डेटा इकट्ठा करना चाहता है। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में फिर से भारत ने नोटम वार्निंग जारी की है 10 से 11 नवंबर के बीच में और हो सकता है कि इस दौरान K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जा सकता है INS अरिहंत से। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना का अब एक और नया हथियार सामने आया है। कहा जा रहा है कि चीन के S6 बॉम्बर के साथ हवा से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल नजर आई है। यह मिसाइल हालांकि CM401 जैसी लगती है जिसे पहले ट्रक या फिर शिप से लॉन्च किए जाने वाली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जाना जाता था जो कि लैंड टारगेट को मारने में सक्षम है। दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये मिसाइल हवा से दागी जाने वाली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल नहीं भी है तो इसके जमीनी लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता बहुत ही चिंताजनक है। कुछ तस्वीरें भी जारी की गई है जिसमें देखा गया है कि 11097 सीरियल नंबर वाला S6 बॉम्बर 2 नई मिसाइलों के साथ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अपने पड़ोस में दहशत बनाने के लिए चीन जमीन से हमला करने वाली मिसाइलों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। खुद अमेरिका की तरफ से भी यह दावा किया जा चुका है कि चाइना के पास ऐसी 2000 मिसाइलें हैं जो बड़ी आसानी से लॉन्च की जा सकती हैं और चीन के पास सबसे सक्रिय यानी कि एक्टिव और सबसे नया मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है। वो अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मॉडर्न बना रहा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बिल्कुल जंग जैसा माहौल बन चुका है और दोनों ही देश एक दूसरे को शक्ति प्रदर्शन करके डरा रहे हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैकड़ों विमानों ने एक साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। इससे उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग भड़क गया और उसने तुरंत 180 फाइटर जेट दक्षिण कोरिया से सटे इलाकों में भेज दिए। इसके जवाब में फिर दक्षिण कोरिया की वायुसेना भी एक्शन में आ गई और उसने अपने सबसे घातक F-35 समेत 80 फाइटर जेट्स भी दौड़ा दिए और इस पूरे घटनाक्रम से कोरियाई प्रायद्वीप का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। कहा जा रहा है कि करीबन 4 घंटे के दौरान उत्तर कोरिया ने 180 फाइटर जेट भेजे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के करीब 240 फाइटर जेट इन दिनों ऑपरेशनल विजिलेंट स्टॉर्म ड्रिल का हिस्सा है और इस ड्रिल की वजह से दोनों ही देशों के विमान एकदम अलर्ट मोड में हैं।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि इसरो से आ रही है। दोस्तों इसरो के द्वारा 2009 में लॉन्च किए गए रीसेट 2 सैटेलाइट ने पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित रूप से प्रवेश किया है। इसरो ने कहा कि इसका वजन मात्र 300 किलोग्राम है और इसने 30 अक्टूबर को जकार्ता के पास हिंद महासागर में संभावित प्रभाव बिंदु पर पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित रूप से प्रवेश किया। इसरो ने कहा कि रीसेट 2 ने 13 सालों तक महत्वपूर्ण डेटा भारत को प्रदान किया। अब यह कहा जा रहा है कि फिर से प्रवेश करने पर इस सैटेलाइट में कोई उपग्रह नहीं बचा होगा, इसीलिए ईंधन से विस्फोट होने की संभावना बहुत कम है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि एरोथर्मल विखंडन के कारण उत्पन्न जो टुकड़े वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर जल जाएंगे और इसका कोई भी टुकड़ा पृथ्वी पर किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।